वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम जमात का अजीज तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता हम नई यूनिट स्टार्ट किया, हम यूनिट पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो ये जावा जो है ये इंडोनेशिया का एक इलाका है। इंडोनेशिया जो एशिया का एक और मुल्क है जहाँ पे बरतानिया ने अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो इसी की बात हम करने जा रहे हैं कि वहाँ पे फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई। ये इंडोनेशिया जो था, इसका जो ये इलाका था, कौन सा इलाका, जावा, ये राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड था, यानी कि ये एक आइलैंड रीजन है, जजीरे नमा इलाका है इंडोनेशिया का। और यहाँ बहुत सारी मिकदार में यहाँ किसके लिए मशहूर था, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ जिस तरह यहाँ हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट कानून थे तब्दील किए गए, जब बरतानिया ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, यहाँ भी ऐसी ही तब्दीलियां देखने को मिली। लेकिन यहाँ जो जिस हुक्मरान जमात ने कंट्रोल किया था, जिन्होंने यहाँ कॉलोनी बनाई थी, वो डच वाले थे, यानी कि हॉलैंड वालों को हम डच कहते हैं। यानी कि डच वालों ने यहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई थी। और यहाँ के कवानीन और हिंदुस्तान के कवानीन जो बरतानिया वालों ने बनाए थे या डच वालों ने यहाँ पे कानून बनाए थे, इन कानूनों में बहुत सारी यकसानियत थी। इन कवानीन में फॉरेस्ट कवानीन में बहुत सारी सिमिलरिटीज थी। तो कहा जाता है यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो थी वो किन्होंने स्टार्ट की, डच वालों ने। यानी कि जैसे बरतानिया वालों ने हिंदुस्तान में फॉरेस्ट रूल्स बनाए, फॉरेस्ट पे कंट्रोल किया, तो यहाँ जंगलात संभालने का काम, जंगलात डिपार्टमेंट का काम यहाँ डच वालों ने अपने हाथों में ले लिया। जैसे बरतानिया वालों को टिम्बर चाहिए थी, यहाँ डच वालों को भी टिम्बर चाहिए थी टू बिल्ड देयर शिप्स, या बाकी जो मामला इनके थे, जहां जहां टिम्बर जरूरत आती थी, तो वहां डच वाले अब यहां से टिम्बर लेते थे। कहां से, जावा से टिम्बर लेते थे डच कॉलोनीज में, बाकी डच कॉलोनीज में। तो यहाँ इनको जहाज बनाने के लिए टिम्बर जरूरत थी, तो यहां से ये टिम्बर लेते थे। कहा जाता है जो पॉपुलेशन ऑफ डच थी 1600 में, ये 3.4 मिलियन थी। ये 3.4 मिलियन थी। कहा जाता है कि ये जो जावा का इलाका है, यहाँ बहुत सारे फर्टाइल प्लैंट्स है। यानी जावा की ज्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो किन में रहती थी, जरखेज मैदानों में रहती थी। लेकिन यहाँ भी कम्युनिटी का, पॉपुलेशन का, आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो था वो कहाँ रहता था, इन माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स। और वो क्या करते थे, दे वर आल्सो प्रैक्टिसाइजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे कि आपने हिंदुस्तान में देखी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही थी, तो यहाँ पे जावा में भी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही थी। कहाँ पे, फॉरेस्ट्स में या माउंटेन एरियाज में। तो यहाँ भी कम्युनिटीज इसके साथ एसोसिएटेड थी। जैसे कि हिंदुस्तान में फॉरेस्ट कम्युनिटी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगी, यहाँ भी जब डच वालों ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू की, तो यहाँ पे भी ये जो प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर है उस पर भी बैन लग गई थी। अब कहा जाता है ये जो जावा के जो फॉरेस्ट कटर्स थे, जावा के जो फॉरेस्ट कटर्स थे, फॉरेस्ट कटर्स ऑफ जावा, कहा जाता है दे वर स्किल्ड पीपल इन cutting forests. They were skilled people in cutting forests. और कहा जाता है इस कम्युनिटी का नाम किस नाम से जा रही है, कलांगस ऑफ जावा, कलांगस ऑफ जावा। यानी कि जावा के जो फॉरेस्ट कटर्स थे, इनको हम किस नाम से जानते थे, कलांगस ऑफ जावा। और कहा जाता है फॉर जंगलात काटने में, दरख्त काटने में इनकी एक्सपर्टाइज इतनी थी, ये इतने मशहूर थे
कि इनके बिना डच वाले कुछ नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार 1700 यानी कि 1755 में जब इनका अपना किंगडम था, जिसको हम किस नाम से जाते हैं, माताराम किंगडम से, माताराम किंगडम, यानी कि इनकी सल्तनत का नाम था कब, 750 में। कहा जाता है जब ये किंगडम ब्रेक हुआ, तो माना जाता है ये कलंगर्स ऑफ जावा, ये वुड कटर्स ऑफ जावा, इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस थी कि इनकी जितने भी फैमिलीज उस वक्त थी, तकरीबन इनकी कितनी फैमिलीज थी, 6000 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज थी, 6000 फैमिलीज। इन फैमिलीज को बराबर इस किंगडम में तकसीम किया गया, यानी कि 3000 एक साइड चले गए, 3000 दूसरे साइड चले गए। यानी कि जब बादशाहों ने प्रॉपर्टी, बादशाह सल्तनत बांटते वक्त प्रॉपर्टी तकसीम की, इन 6000 फैमिलीज को भी बराबरी में बांटना पड़ा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि इनको कितना हुनर था कि जंगलात काटने में, न कि सिर्फ जंगलात काटने में। कहा जाता है कि बादशाह के जो पैलेसेस है और इनका जो हार्वेस्ट ऑफ टीक था, हार्वेस्ट ऑफ टीक और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये सब इनकम्प्लीट था विदाउट दीज कलंगर्स ऑफ जावा, वुड कटर्स ऑफ जावा। यानी कि ये काम हो ही नहीं सकता था इनके बगैर, इतने ही एक्सपर्टाइज एक्सपर्ट अपने काम में थे। और जो ही डच वालों ने कंट्रोल किया जावा के फॉरेस्ट्स का इन 18th सेंचुरी, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की, दे ट्राइड टू मेक कलंग्स वर्क अंडर देयर कंट्रोल, किन्होंने, डच वालों ने चाहा कि ये जो कलांगस है ये हमारे अंडर काम करे, ताकि हमें फॉरेस्ट काटने में या फॉरेस्ट की जो ये जो स्पेशीज यहाँ पे उगाते हैं, टीक, साल या कोई और, हमें इससे आसानी हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है 1770s में ये जो कलांगस थे, इन्होंने डच वालों की इस मूव को के खिलाफ रजिस्ट किया, उनके खिलाफ बगावत की। और इन्होंने वहां पे एक जगह का नाम है, वहां पे डच वालों का फोर्ट था, किला था, उस पे हमला किया। लेकिन कहा जाता है ये जो अपराइजिंग थी, ये जो बगावत थी, ये जो डच वालों के खिलाफ लड़ाई थी, किनकी, कलंगर्स ऑफ जावा की, तो ये बाद में सप्रेस की गई, दबाई गई, किनके द्वारा, डच वालों के द्वारा। तो इनकी जो तहरीक थी, इनको जो बगावत थी, ये ज्यादा देर तक नहीं चली। लेकिन फॉरेस्ट कानून के खिलाफ जिस तरह हिंदुस्तान वालों ने अपनी जंग बरतानिया वालों के खिलाफ शुरू की थी, इसी तरह इन जावा के लोगों ने भी, खासकर से कलंगस ने, इनके खिलाफ, किनके, डच वालों के खिलाफ अपनी ये लड़ाई फॉरेस्ट रूल्स को, फॉरेस्ट कवानीन को लेके शुरू की थी। लेकिन बाद में इनकी जो तहरीक दबाई गई। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जावा। तो आज हमने सबसे पढ़ा कलंगर्स ऑफ जावा कितने इंपॉर्टेंट है, और हमने ये देखा कि डच ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम इंडोनेशिया के इस जावा में, जो आइलैंड है, वहां पे स्टार्ट किया था। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।